बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फ़िज़िक्स और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम शॉर्ट टाइम में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट हाफ पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था, जिसमें ऑलमोस्ट 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो है वो हम नेक्स्ट हाफ जो है वेव वाला जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस टॉपिक में से रह गया था, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसकी स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन ये है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें, मिसाल के तौर पर ये सिंपल पेंडुलम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया था। ये अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ को अभी हमने एल से ज़ाहिर किया हुआ है। अगर इसकी लेंथ को हम डबल कर दें तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा। तो टाइम पीरियड का ये फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, T = 2πL/g का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ज़रा इस सवाल की तरफ आते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला T = 2πL/√g होता है, तो हमें क्या कहा गया है कि हमने लेंथ को डबल कर देना है। इसका मतलब यह है कि L की जगह हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ L आ जाएगा। सो जो न्यू टाइम पीरियड बनेगा वो यहाँ पे जैसे L था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ L जो है वो बन जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास 2 है ये स्क्वायर रूट के अंडर आ गया। मैं इसको चाहूँ तो इस स्क्वायर रूट को इस मतलब कि इस 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर इसको डबल करके निकालना पड़ेगा। लेकिन हम ये करेंगे कि इसको स्क्वायर रूट समेत ही साइड पे कर दिया जाए। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से किया जाएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय L था, तो अब मैंने यहाँ पे इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सेपरेट कर दिया है और L/g को सेपरेट कर दिया है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको बिल्कुल 2π से भी स्टार्ट में ले जाऊंगा और ये जो हमारे पास 2π है ये बाद में आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 2πL/g ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के नहीं इक्वल होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह T जो है वो लिख देंगे और ये T जो है वो एक्चुअली हमें टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 2 स्क्वायर रूट था ये एज इट रह जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ को चेंज करते हैं, डबल कर देते हैं, तो जो टाइम पीरियड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कि टाइम पीरियड में इंक्रीज आएगा, और कितना इंक्रीज आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स के इक्वल। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स। तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि अगर हम जो है वो लेंथ को डबल कर दें तो जो टाइम पीरियड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिक सा जो है वो हमने रिजल्ट निकाला है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। आइए आज के टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वेव मोशन किसे कहते हैं। तो वेव मोशन को डिस्कस करने से पहले हम वेव को डिस्कस करेंगे, वेव किसे कहा जाता है। वेव को भी डिस्कस करने से पहले हम एक एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने एक बर्तन के अंदर जो है वो पानी लेना है और उस पानी के अंदर आपने जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा या एक कॉक जो है वो उसमें प्लेस कर देना है, छोड़ देना है, फेंक देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी एक पॉइंट पर आपने किसी पेंसिल या स्टिक की मदद से उस पानी को इस तरह से डिस्टर्ब करना है। जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप वाज़े तौर पर देखेंगे कि आपने जो स्टिक है या जो पेंसिल है वो किसी एक कॉर्नर पर डिप की है, लेकिन जो कॉक उसके अपोजिट कॉर्नर पर पड़ा था वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह क्या है, उसकी 2 रीज़न आप ज़रा समझ लें। यहाँ से 2 बातें समझ आती हैं। पहली बात यह है कि इसमें एक्चुअली वाटर के सरफेस पर ये वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, ये जो आपको कर्व फॉर्म में नज़र आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वेव्स अपने साथ एनर्जी भी कैरी कर रही हैं। जो पेंसिल को डिप करने में आपने फोर्स लगाई है वो भले थोड़ी सी ही क्यों ना हो, बट वो फोर्स ट्रांसफ़र हुई है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इस कॉक तक। इसी वजह से ये कॉक जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ये बेसिक सी एक्टिविटी आपने याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आइए अब हम वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको सीखते हैं कि वेव की डेफिनेशन क्या है। वेव एक्चुअल में किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। A wave is a disturbance in the medium which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस या खलल जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें, ऐसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं,
वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स की दो टाइप्स होती हैं और ये भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर, राइट देयर नेम्स। ठीक है, तो वेव की दो टाइप्स होती हैं, देयर आर टू कैटेगरीज और टू टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर वन इज मैकेनिकल वेव्स एंड नंबर टू इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एक्चुअली ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब इसके अगर आप एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल दी हुई हैं। मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, वाटर वेव्स ये भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इसी तरह साउंड वेव्स ये भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इसी तरह से वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग, रस्सी या स्प्रिंग पर जो पैदा होने वाली वेव्स होती हैं। अगर आप रस्सी को दीवार के साथ बांधें और इसको इस तरह से अप एंड डाउन मूव करवाना स्टार्ट करें तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी मैकेनिकल वेव्स होंगी। इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे आपको शो की जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो उसकी डायग्राम दिखाई जा रही है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमारे पास और भी कुछ वेव्स हैं, जैसे कि स्प्रिंग पर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि आगे हमारे पास डायग्राम इसकी आएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दरअसल ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनको एक जगह से दूसरी जगह गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी मटेरियल की, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। रेडियो वेव्स, आप ये देख लें कि हमारा पुराने ज़माने में, अब तो खैर रेडियोज़ ख़त्म हो चुके हैं, हमारे मोबाइल्स में रह गए हैं, सेपरेटली जो है वो रेडियोज़ नहीं आते। तो हमारे रेडियो सेट या हमारे मोबाइल के और जो यहाँ पे रेडियो स्टेशन है उसके दरमियान कोई वायर, कोई कनेक्शन, कुछ भी नहीं होता। विदाउट मीडियम, विदाउट वायर जो है वो वहाँ से सिग्नल्स यहाँ तक जो है वो पहुँच रहे होते हैं। तो रेडियो वेव्स एक्चुअल में क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सिमिलरली डिश एंटीना देख लें, या जो पहले टीवी के सिंपल एंटीनाज होते थे, अगर आप उनको देख लें तो टीवी स्टेशन और एंटीना के दरमियान में कोई मीडियम, कोई वायर, कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये भी वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई। आपके मोबाइल और आपके वाईफाई राउटर के दरमियान कोई वायर नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी सिग्नल्स आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो दी जा सकती हैं। रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, हीट रेज हैं, इसके बाद जो है वो लाइट वेव्स हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, उनको अब हमने डिस्कस करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर, राइट देयर नेम्स। तो मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ, मैकेनिकल वेव्स में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। कि मीडियम के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वेव्स बजाते खुद किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इन दोनों चीज़ों के लिहाज से हम मैकेनिकल वेव्स को दो डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या डिवाइड करते हैं, और वो दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम वन बाय वन जो है वो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं, लेकिन इनको बाद में हम समझेंगे। पहले हमने ये देखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ये आपने इस बॉक्स को ज़रा अंडर कंसिडरेशन रखना है। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। के मैकेनिकल वेव्स की ऐसी टाइप्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हों और वेव्स बजाते खुद भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हों, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसकी डायग्राम आप यहाँ पे देखें तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखो, ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को एक हाथ से जो है वो पकड़ा हुआ है, एक साइड से जो है वो उसको किसी सपोर्ट के साथ जो है वो बांधा हुआ है। अगर हम इस स्प्रिंग को इस तरह से खींचें या इस तरह से छोड़ें
जब इसको खींचेंगे तो इस तरफ आएगा, जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो वापस जाएगा। दोनों सूरतों में जब हमने इसको खींचा है तो क्या स्प्रिंग किस तरफ मूव की है, इसी डायरेक्शन में। तो जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो भी किधर मूव कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके अंदर, वो भी किधर मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। लेकिन जब हम छोड़ेंगे इसको तो स्प्रिंग वापस किधर गया, उसी तरफ। तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वो भी किधर मूव की हैं, उसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है वो वेव्स बजाते खुद मूव कर रही हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा से जो है वो आप देख लें कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ मूव्स ऑफ वेव्स। बैक एंड फोर्थ का मतलब यह है कि आगे पीछे जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन वही है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और आती हैं, ज़रा वो समझ लें। अगर आप गौर करें इस डायग्राम पे, तो इस डायग्राम में आपको 2 डिफरेंट सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 2 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये पार्टिकल्स यानी कि ये जो रिंग्स हैं ये दूर दूर हैं, और एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ये पार्टिकल्स करीब करीब हैं। अगर बल्कि इससे बेहतर यह है कि अगर हम इस नीचे वाली डायग्राम को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पार्टिकल्स ज़रा दूर दूर हैं, और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स ज़रा करीब करीब हैं। तो मीडियम के ऐसे पार्टिकल्स या मतलब के मीडियम के ऐसा हिस्सा जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होंगे उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस से समझ लें कि निकला है, और कंप्रेस करते हुए चीज़ें जो है वो करीब आ जाती हैं, दब जाती हैं, ठीक है। और रेयरफेक्शन का मतलब यह है कि जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हों। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं। कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, यानी कि स्प्रिंग के वो हिस्से जहां पे लूप्स आपस में एक दूसरे के क्या हो, करीब करीब हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिंग विद रीजन्स कॉल्ड रेयरफेक्शन, इसके ऑपोजिट जो होते हैं उनको रेयरफेक्शंस कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, रेयरफेक्शंस वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट। स्पेस्ड अपार्ट का मतलब यह है कि जहां पे एक दूसरे से दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, उसे हम रेयरफेक्शन कहेंगे। अब एक चीज और समझ लें, ये हमारे पास एक कंप्रेशन है, ये हमारे पास एक रेयरफेक्शन है, और ये अगेन एक कंप्रेशन है। 2 कंप्रेशंस के दरमियान ये वाला जो गैप बच रहा है जिसको हम रेयरफेक्शन कह रहे हैं, एक्चुअल में ये वेव की वेवलेंथ कहलाते हैं। ये आपके इस टॉपिक का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, एक के बाद दूसरा, जिसमें कोई गैप ना हो। अब आप कहेंगे ये तो दरमियान में रेयरफेक्शन का गैप आ रहा है, तो रेयरफेक्शन का गैप आ रहा है, लेकिन जो हम कंप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक कंप्रेशन छोड़ के अगले कंप्रेशन पर नहीं जा रहा। पहला कंप्रेशन ये है तो दूसरा कंप्रेशन ये है, तो ये 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हो गए, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और जिसको लैम्डा से जाहिर किया जाता है। ये लैम्डा का साइन है, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये रेयरफेक्शंस भी हो सकते हैं, तो भी बात जो है वो ठीक है। जैसे अगर हम ऊपर वाली डायग्राम देखें, बल्कि नहीं, यहाँ पे ये इस ऊपर वाली डायग्राम में देखें तो ये एक रेयरफेक्शन है, फिर ये दरमियान में कंप्रेशन आ गया है, फिर ये रेयरफेक्शन है। तो ये 2 रेयरफेक्शंस के दरमियान ये जो एक कंप्रेशन आ रहा है, ये भी एक्चुअल में एक वेवलेंथ को ही शो करेगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ये वेवलेंथ ही होगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो हमारे पास हो गई क्लियर। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर मजीद यही इसी तरह की 3 डेफिनेशन मजीद आएंगी, जिसको हम क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ कहेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। In case of transverse waves, the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। आप जरा इस डायग्राम को देखें, ये एक्चुअल में एक स्प्रिंग था जिसको यहाँ पे एक सपोर्ट की मदद से बांधा गया था और दूसरी तरफ से हाथ से खींचा गया था। अब इस स्प्रिंग को इस तरह से अप एंड डाउन मूव करवाना स्टार्ट किए। अब आप अगर एक चीज़ गौर से देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो स्प्रिंग है वो या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, बट जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो तो आगे की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स या तो ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। तो अब इन दोनों सूरतों में पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अप एंड डाउन है, लेकिन जो मोशन ऑफ वेव्स है वो या तो फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड होगी। तो दोनों सूरतों में वेव की मोशन और पार्टिकल्स की मोशन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हों,
यानी कि वेव की मोशन और पार्टिकल्स की मोशन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई है। ये ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पे भी तीन बातें जो है वो आती हैं, क्रस्ट किसे कहते हैं, ट्रफ किसे कहते हैं और वेवलेंथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रस्ट किसे कहते हैं। ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, इस वेव के अंदर दो हिस्से हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जो एक्सट्रीम्स पर हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो वो सेंट्रल लाइन से ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट पर है, और एक हिस्सा ऐसा है जो सेंट्रल लाइन यानी कि मीन पोजीशन से नीचे की तरफ लोएस्ट पॉइंट पर है। तो वेव के वो पॉइंट्स जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर हो उसको हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वेव का हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्रस्ट कहेंगे, और ये वेव्स के लोएस्ट पॉइंट्स बन रहे हैं, इसको हम ट्रफ्स कहेंगे। और इसी तरह से ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, और ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसको भी लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आप इसकी डेफिनेशंस देखें, ये डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि क्रस्ट जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स के वो हिस्से हैं जो हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं, जबकि ट्रफ्स जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स के वो हिस्से हैं जो मीन पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन आ गई है। उसके बाद ये लास्ट डेफिनेशन दी हुई है वेवलेंथ की, अकॉर्डिंग टू transverse waves. The distance between two consecutive crusts or troughs is called wavelength. ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, उसके दरमियान ये जो गैप बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ। इसी तरह से एक ये ट्रफ है और एक ये ट्रफ है, इसके दरमियान ये वाला जो गैप बन रहा है इसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब मैंने आपको जिक्र किया था कि जो हमारे पास वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि ये एक एमसीक्यूज भी है। तो ये आपको यहाँ पे एक टॉपिक नज़र आ रहा है, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ लेनी है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स, कि एनर्जी जो है वो वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती है। और ये आपके एक्सरसाइज का एक एमसीक्यूज भी है कि वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, पावर, टाइम वगैरह वगैरह कुछ भी चार ऑप्शंस जो है वो आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ड्राइव, ये लिखा हुआ है जी क्वेश्चन, ड्राइव द वेव इक्वेशन और प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो वेव इक्वेशन को ड्राइव कर दें या फिर जो है वो प्रूव कर दें v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली अगर हम लिखें तो ये v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है, इफ द टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लेगी, और अगर वो टाइम उस वेव के टाइम पीरियड के इक्वल रख दिया जाए then the distance covered by the wave will be equal to the one wavelength। तो जितना टाइम उसने लिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर वो टाइम उसके टाइम पीरियड के इक्वल हो तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो अब इसमें दो चीज़ें हम रिप्लेस कर देंगे, जो डिस्टेंस s है उसको लैम्डा के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जो टाइम t है उसको कैपिटल T टाइम पीरियड के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है d ओवर t, अब ये क्या बन जाएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय t जो है ये बन जाएगी। बट टाइम पीरियड t जो है इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये जो 1 ओवर t आ रहा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f, और ये जो 1 ओवर f होगा उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, t लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 ओवर f होगा। तो अगर इसको चेंज करना चाहें 1 ओवर t की जगह अगर हम कुछ लिखना चाहें तो उसकी जगह f लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो फिर ये देखो
v इज इक्वल टू ये लेमडा वैसे का वैसे, और जो बटे के नीचे 1/t आ रहा था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ये देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो वहाँ पे हमारे पास 1/t आ रहा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो ये बन गया कि यहाँ पे 1/t है उसकी जगह हम f लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू f इंटू लेमडा जो है ये बन जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर 2 है वो दी गई है। ये न्यूमेरिकल में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी, स्लिंकी कहते हैं स्प्रिंग को। ठीक है, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, अगर 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो एक वेव स्प्रिंग के ऊपर मूव कर रही है, एंड द वेवलेंथ इज 0.4 मीटर, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.4 मीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, तो वेव की स्पीड कितनी होगी ये आपने बताना है। तो ये बहुत आसान है, आपको दो चीजें दी गई हैं, तीसरी चीज आपने मालूम करनी है। फॉर्मूला हमारे पास यही है, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा। तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू भी दी गई है जो कि 0.5 है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी है जो कि 4 हर्ट्ज है। हमने स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है, सो v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा। एफ की वैल्यू 4 हर्ट्ज और लेमडा की वैल्यू 0.4। जब आप 4 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर्स पर सेकंड जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपल टैंक किसे कहते हैं। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी मतलब कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर दिया हुआ है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी डायग्राम जो है वो दी गई है, इसकी तफसील में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि रिपल टैंक है क्या और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सो रिपल टैंक जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर हम उन वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, जो आगे हमारा टॉपिक आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो अभी ये 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो है वो रहेंगी, ज़रा इनको समझ लें और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है या जो पहली करेक्टरिस्टिक है वेव की वो क्या है जी, वो है रिफ्लेक्शन। When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection। अब आप एक काम करें, अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करें और कैमरे के सामने जो है वो आप खड़े हों, वही लाइट जो टॉर्च से निकल रही है वो रिफ्लेक्ट बैक होके मिरर से वापस आपकी तरफ आ रही होगी। ये एक्चुअल में क्या प्रोसीजर हो रहा है इसके अंदर, लाइट जो है वो जाके मिरर पर टकरा रही है और टकराने के बाद बाउंस बैक होके आ रही है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि हमारा अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में पहला चैप्टर जो है वो हमारा सिर्फ वेव्स के मुतालिक है, दूसरा चैप्टर जो है वो ऐसी वेव्स के मुतालिक है जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि साउंड वेव्स। तीसरा जो चैप्टर है वो हमारे पास ऐसी वेव्स के मुतालिक है जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि लाइट वेव्स। तो मैं उसी की एग्जाम्पल दे के आपको जो है वो समझा रहा हूँ कि वेव्स टकरा के बाउंस बैक होती हैं, और वेव्स की इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव अगर साउंड की होगी तो वो इको कहलाएगी, अगर जो है वो लाइट की होगी तो भी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास लाइट वेव्स जो है वो टकरा के बाउंस बैक होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आगे हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ये है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं, बल्कि जब वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही हों और उसके दरमियान में जो है वो हम कोई रुकावट रख दें तो वो वहाँ से, बल्कि नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जब वहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपना रास्ता, अपना पाथ थोड़ा सा जो है वो चेंज करती हैं। वेव की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो लाइट वेव्स है उसमें बड़ी तफसील से जो है वो आपको समझाया गया है। When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel change। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है किसी खास एंगल पर,
तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वेव की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। मैं बल्कि आपको एक यहाँ से डायग्राम दिखाई देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है ये मौजूद है। ये है, ये आप गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पे, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। देखो यहाँ से ये लाइट रे एंटर हो रही है, ये हवा से जो है वो यहाँ से ग्लास में आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये लाइट रे बिल्कुल सीधी गुजर जाए, बट ये सीधी नहीं गुजरती, ये बेंड हो जाती है, ये थोड़ी सी बेंड होगी। जब बेंड होगी तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इसी तरह से अब ये जब ये ग्लास से यहाँ पे जा रही है तो इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जब ये बाहर निकलेगी अगेन इसने अपना रास्ता थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लिया है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे बड़ी बेहतरीन है इसको समझने के लिए, कि देखो जब तक पेंसिल पानी के अंदर थी तो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक पेंसिल जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही जो है वो पानी से बाहर निकली, क्योंकि लाइट रेज जब पानी से ग्लास में एंटर होंगी तो अपना रास्ता चेंज करेंगी, तो यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये पेंसिल टूट गई, हालांकि एक्चुअल में ये पेंसिल टूटी हुई नहीं होती, ये लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा जो है वो शो होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेव की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो वो अपना हल्का सा रास्ता जो है वो चेंज कर लेती है, और वेव की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। लास्ट टॉपिक जो है वो रह गया जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसी तरह से जब वेव्स जा रही हैं, अगर उसके रास्ते में हम कोई रुकावट रख देंगे तो वेव्स उसके गिर्द जो है वो कर्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। वेव की इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स कहते हैं रुकावट को। तो रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने के अमल को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये 2-3 स्ट्रेट वेव्स जो है वो जा रही हैं, हमने इसके दरमियान ये 2 ऑब्स्टेकल्स जो है वो रख दी हैं। जैसे हमने ऑब्स्टेकल्स रखी हैं तो यहाँ पे आपको वाज़े तौर पर जो है ये वेव्स बेंड होती हुई नज़र आ रही हैं। इन वेव्स की इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ये आप डेली लाइफ में भी जो है वो काम कर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी जो है वो बह रहा है, आप उसके दरमियान सिर्फ कोई चीज़ रख दें तो आप देखेंगे कि वो पानी जो है वो जब उस रुकावट को क्रॉस करेगा तो वो इस तरह से बेंड हो रहा होगा। तो वो एक्चुअल में वाटर वेव के अंदर डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आज के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा और समझ लें कि इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। जो MCQs हैं वो एक ही दफ़ा हम तफसील में एंड में जाके जो है वो करेंगे। पहले तमाम चैप्टर्स के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो है फिर MCQs करेंगे, उसके बाद तीसरे मरहले में जाके हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका अच्छा खासा जो है वो पेपर तैयार हो जाएगा। अगर सिर्फ शॉर्ट और MCQs भी तैयार करेंगे ना तो आपका 42 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर न्यूमेरिकल्स भी कर लें तो आप ये कर लें कि 10 नंबर आपके मजीद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 52 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ 8 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बचेंगे, तो वो बिल्कुल लास्ट में देखें, अगर टाइम बचा तो करेंगे, वरना 52 मार्क्स अगर आप 60 में से ले लें तो माशाल्लाह और क्या चाहिए, 40 दिनों में यही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।